Okay, let us begin with today's lecture. So today we are starting with unit number 4. अब आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं that mostly relates to only the reading part. ठीक है? Whenever a direct question comes, I'll highlight and then you have to mark over there कि वहां से direct question आ सकता है. अब वी हैव ऑलरेडी स्टडीड 4 यूनिट्स. ठीक है, तो ये यूनिट 4 का जो इनिशियल कंटेंट है दैट इज प्लेन रीडिंग. ठीक है, लेट अस बिगिन. आज हम लोग सिर्फ रीडिंग के जो एस्पेक्ट्स हैं सिर्फ हम वो देखने वाले हैं. ठीक है, ओके. Look at the first concept which says that obligation of the parties to the contract which is given in section 37. ठीक है, तो जो पार्टीज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के उनके कौन से ऑब्लिगेशंस होते हैं which they have to fulfill. We are going to study that. देखो, I'll read it out. Again, there won't be anything new. ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. Let us read. The parties to a contract must either perform और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस. या तो तुम आज के आज ही परफॉर्म करो या तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम फ्यूचर डेट पर परफॉर्म करोगे. राइट? अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद. अच्छा, मतलब क्या? अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है तो तुम परफॉर्म करोगे क्या? द आंसर इज नो. ठीक है, तो क्या लिखा है? रीड द सेंटेंस अगेन. यू ईदर हैव टू परफॉर्म और यू ईदर हैव टू ऑफर टू परफॉर्म. ठीक है, unless performance is dispensed. तो आपको अपना परफॉर्मेंस कब परफॉर्म नहीं करना है? when the contract has already been cancelled. अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है या वॉइड हो जाता है तो उसके बाद परफॉर्म करोगे क्या? द आंसर इज नो. करेक्ट. नेक्स्ट लाइन देखो. promises bind the representatives of the promiser in case of death. मतलब क्या? आज आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, बट इन केस ऑफ माई डेथ who will perform my set of promises? My legal representatives. Correct? तो यहाँ पर क्या लिखा है? The promises they bind the representatives also. है ना? तो ऐसा नहीं होगा कि on my death मैं तो परफॉर्म नहीं करूंगी, मेरे बदले भी कोई परफॉर्म नहीं करेगा. So on my death my legal representatives will come into picture. ठीक है, तो क्या लिखा है? सेंटेंस वापस पढ़ो. Promises bind the representatives. ठीक है, in case of death of such promiser before performance. ठीक है, okay. Now there are two examples. Let us read both of them. A promises to deliver goods to B on a certain day on payment of rupees 1 lakh. तो A उसको goods देगा, B उसको पेमेंट करेगा. ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? A dies before that day. तो A मर जाता है. तो अब जब मर जाता है तो उसके बदले कौन परफॉर्म करेगा? उसके सेट ऑफ प्रोमिसेस, his legal representatives. Correct? So देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? A's representatives are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay them rupees 1 lakh to A's representatives. तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे का वैसा ही परफॉर्म होगा, जस्ट दैट A के बदले अब पिक्चर में कौन आ गया है? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, सो नाउ हिज रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू गिव गुड्स टू B and now B is liable to pay them rupees 1 lakh. जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट था वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ A के बदले ऑन हिज डेथ हिज रिप्रेजेंटेटिव्स आर टेकिंग हिज पोजीशन. ठीक है, कम टू सेकेंड एग्जांपल. A promises to paint a picture for B by a certain day. ठीक है, A promises to paint, मतलब A कौन हो गया? A is the painter. ठीक है, A dies before the day. अब मुझे आप सोच के बताओ, ए अगर मर जाता है तो क्या उसके बदले उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स काम करेंगे? यस और नो? टेल मी. ऑन डेथ विल हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्क? आहिर, हाउ इज योर आंसर? यस, ही इज अ पेंटर. नाउ दिस रिलेट्स टू स्किल्स, तो क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर सकते हैं? यस, द आंसर इज नो. तो देखो क्या लिखा है? द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड by A's representatives or by B because it involves use of personal skills and it is a contract of personal nature. ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है कि पेंटिंग है या सिर्फ गुड्स देने हैं. गुड्स तो कोई भी दे सकता है, राइट? पेंट, सिंग, डांस ये आपके बदले कोई नहीं कर सकता है. ठीक है, दैट इज व्हाई टू एग्जांपल्स आर क्रिएटेड, राइट? अगर इस सेकंड में भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सो इट वुड हैव मेड नो सेंस टू गिव टू एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल नेचर. ठीक है, तो फर्स्ट में सिर्फ गुड्स ट्रांसफर हुए हैं, सेकंड में इट्स अ पर्सनल नेचर, इसलिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज सेक्शन 37. अब नीचे देखो,
अब इसी सेक्शन के एनालिसिस दिए हैं, प्लेन रीडिंग, आई रीड इट आउट। अ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। आपको अगर याद रहेगा, मैंने आपको यूनिट 1 में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिखाया था। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? Any agreement which is enforceable by law becomes a contract. If you remember, हम वो पूरा ड्राइंग बनाते हैं, करेक्ट? तो ड्राइंग में नीचे नीचे क्या आता है? अग्रीमेंट प्लस enforceability is equal to a contract, है ना? So rather than if someone asks you what is a contract, so rather than explaining offer plus acceptance makes a promise, then you add consideration, so on so, तो डायरेक्टली आपको सिर्फ लास्ट के 3 लिखने हैं। An agreement which is enforceable by law becomes a contract, ठीक है? तो क्या लिखा है यहाँ पर? A contract being an agreement enforceable by law creates legal obligation. Correct? Legal obligation ही होता है एक दूसरे के खिलाफ, behalf पर, sorry, not खिलाफ, ठीक है? Which subsists until discharged. मतलब क्या? You have a legal obligation towards each other which continues until discharged. मतलब अगर मैं आज कहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट को हमने डिस्चार्ज कर लिया है, डिस्चार्ज मतलब क्या? कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है, तो उसके बाद आप परफॉर्म करोगे क्या? द आंसर इज नो। तो लीगल ऑब्लिगेशन कब तक सबसिस्ट रहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सबसिस्ट? कंटिन्यू, ठीक है? सो व्हेन, टिल व्हेन विल द लीगल ऑब्लिगेशन कंटिन्यू? टिल इट इज डिस्चार्ज्ड, ठीक है? आगे देखो, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस रिमेनिंग और प्रॉमिस रिमेनिंग टू बी परफॉर्म्ड इज प्रिंसिपल एंड मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था, यू ईदर परफॉर्म और you either offer to perform, ठीक है? या तो आप आज परफॉर्म करोगे या आप प्रॉमिस करोगे कि मैं फ्यूचर में जाके परफॉर्म करूंगा। ये वापस रिपीटेटिव लाइन है, ठीक है? आगे देखो, thus it may be noted that it is necessary for a party who wants to enforce the promise made to him to perform his promise for himself or offer to perform his promise. Again repetitive है। Now let's come to the main point. हाँ, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। I'll just highlight that part. Thus, it is the primary duty of each party to a contract to either perform or offer to perform. देखो वही चीज लिखी हुई है। He is absolved from such a responsibility when under a provision of law the performance can be dispensed with or excused. मतलब क्या? Supposedly मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आज हमारा एग्जीक्यूशन का दिन था, ठीक है? आज आप मुझे गुड्स देने वाले थे और मैं आपको पेमेंट भी आज ही देने वाली थी, बट आज अर्थक्वेक आ जाता है, करेक्ट? तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर द टाइम बीइंग तो होल्ड पर है, तो यहाँ पर कोई परफॉर्म करेगा क्या? नहीं, यू कैन नॉट परफॉर्म बिकॉज यू आर एक्सक्यूज्ड, करेक्ट? यू आर एक्सक्यूज्ड। या फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि कोई कैलामिटी आ जाती है या आपके घर पे किसी की डेथ हो जाती है एंड यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, सो फॉर द टाइम बीइंग इट इज डिस्पेंस्ड, ठीक है? ये तो मैंने आपको टेम्पररी डिस्पेंशन बताया। फॉर एग्जाम्पल यू टेल मी दैट यू डोंट हैव मनी, मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही करना चाहती हूँ, मुझे परफॉर्म ही नहीं करना है, तो यहाँ पर मैं आपको गुड्स दूंगी क्या? The answer is no. So when you are not able to perform and you communicate to me, so will I perform? The answer is no. Why will I perform when I know that you are not able to perform? ठीक है? या आप मुझे कहते हो कि let's do one thing, let's postpone it for till 2 months, 2 महीने के बाद देखते हैं, ठीक है? तो आपने मुझे इन्फॉर्म कर लिया, so then what will I do? I will wait for 2 months. I will not come to your house and give you the goods and I tell you कि 2 महीने के बाद पेमेंट करना. Even I am ready to wait, है ना? If it's mutual, ठीक है? तो आपको तब तक परफॉर्म नहीं करना है जब तक सामने वाला पार्टी is also ready to perform. If the other party informs you that he is unable to perform, तो obvious सी बात है ना, फिर आप परफॉर्म करोगे क्या? The answer is no. Then the contract is dispensed. Thus, from above it can be drawn that performance may be actual or offer to perform. ये important है दोनों चीजें। यहाँ पर आपको explain किया है what is actual performance, what is attempted performance. Okay. Let us read what is actual performance. When a party to a contract has done what he had undertaken to do, ठीक है? Or either of the parties have fulfilled their obligation. Let's read the example. X borrows rupees 5 lakh from Y with a promise to be paid after 1 month. तो वो repay कब करेगा लोन? 1 महीने के बाद. Next line पे लिखा है X repays the amount on the due date. This is actual performance. मतलब क्या? यहाँ पर दोनों पार्टीज ने अपने सेट ऑफ परफॉर्मेंसेस परफॉर्म कर दिए हैं। इसने इसको लोन दिया, उसने उसको रीपे भी कर दिया।
आफ्टर 1 मंथ। तो यहाँ पर बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर सेट ऑफ रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस, करेक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल में दोनों ने फुलफिल किए। कंटेंट में हम जब पढ़ते हैं, अगर एक ने भी परफॉर्म किया है ना तो उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस ही कहेंगे, फिर दूसरे का होल्ड पर भी क्यों ना हो, ठीक है। सो इफ ईदर ऑफ द पार्टीज आर परफॉर्म, स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। It may happen sometimes when performance becomes due, the promiser offers to perform, but promisee refuses to accept. इसको हाईलाइट कर लो कि एक पार्टी परफॉर्म करने के लिए रेडी है बट दूसरी पार्टी रिफ्यूज कर रही है। Let's read the example. P promises to deliver certain goods to R, ठीक है। P takes the goods to the place during business hours, but R refuses to take the delivery. मतलब क्या, यहाँ पर मैं रेडी हूँ आपको गुड्स देने के लिए, पर आप मना कर रहे हो, ठीक है। This is attempted performance as P the promiser has done what he was required to do under the contract. तो आप मेरे पास गुड्स लेके आ रहे हो, पर मैं आपको मना कर रही हूँ कि नहीं नहीं मुझे आप गुड्स नहीं चाहिए, अब आप वापस से लेके जाओ। So you have offered to perform, you have attempted to perform, but am I accepting? The answer is no. तो देखो कंटेंट में क्या लिखा है, when the promiser offers to perform his obligation, but the promisee refuses to accept it. This is what? This is attempted performance, ठीक है। तो आपको दोनों के अगर एग्जाम्पल्स भी लर्न हो जाते हैं, सो कंटेंट आप खुद से भी लिख सकते हो, राइट। So these are the two types of performances. एक होता है actual performance, जहां पर एक पार्टी ने या दोनों पार्टी ने अपने promises fulfill कर दिए हैं। और attempted performance क्या है, इसके देखो 3 नाम है, तो आप तीनों नाम लर्न कर लेना। What is attempted performance? Where you are ready to discharge your set of promises, but I am refusing. मैं आपको बोलती हूँ कि नहीं अभी नहीं चाहिए, आप लेके जाओ अपने goods. So यहाँ पर आपने तो अटेम्प्ट किया पर मैंने आपको रिफ्यूज कर दिया। दैट इज व्हाट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ठीक है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। अब आप नेक्स्ट सेक्शंस देखते हो, सेक्शन 40, 41 एंड 42। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू लर्न। ओके, अब अगर सब हेडिंग देखते हो सेक्शन 40 का, सेक्शन 40 का सब हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सन बाय whom promise is to be performed। यहाँ पर हम 5 लोगों के नाम पढ़ेंगे जो प्रॉमिस को परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम यूजुअली डिस्कस करें, इफ आई आस्क यू हु विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या कहोगे? सिंपल है, द वंस हु आर द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि डेथ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर में आ जाए, करेक्ट, ठीक है। तो एक तो देखो पॉइंट 1 तो क्या हो गया, पॉइंट 1 तो सबसे ये है कि द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट विल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, विल परफॉर्म देयर सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट अगर एक की डेथ हो जाती है तो उसके बदले कौन आएगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा, प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ऑफ पर्सनल नेचर, ठीक है। अगर पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग का है तो उसमें आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कोई एजेंट को अपॉइंट किया है, करेक्ट, तो एजेंट विल वर्क ऑन माय बिहाफ, करेक्ट, तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं एंड ही इज गोइंग टू परफॉर्म ऑन माय बिहाफ, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ 5 लोग हैं, लेट अस सी दोस। ओके, बिफोर रीडिंग द पॉइंट्स, क्विकली ये 2 एग्जांपल्स वापस एक बार आप पढ़ लो। Okay, so let us read the first point, that who will perform the contract, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखो, promiser himself, पहला तो ड्यूटी उसका ही है कि वो परफॉर्म करे, करेक्ट। So promiser himself, if there is something in the contract to show that it was the intention of the parties that the promise should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by him. This means contracts which involve personal skills which are founded on personal confidence must be performed by promiser himself। मतलब क्या? देखो, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नेचर का हो, पहला ड्यूटी किसका है? टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिसर का है। एंड स्पेशली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल नेचर, तो भाई सिर्फ वही परफॉर्म कर सकता है, ठीक है।
देखो ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर, दिस मस्ट बी परफॉर्म बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ, क्योंकि उसके बिहाफ पर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है, स्पेशली ऑन हिज इन केस ऑफ हिज डेथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एजेंट, व्हेन पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कंपीटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। मतलब जहां पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ना सिंपल नेचर का है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का है, रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स और समथिंग लाइक दैट, then you can even employ an agent on your behalf and you can ask him to work on your behalf, है ना, तो वो कर सकता है, provided contract personal nature का नहीं है तो, ठीक है। and the third point is representative, ये हम already पढ़ चुके हैं, a contract which involves use of personal skill comes to an end on the death of the promisor। इसको हाईलाइट करो, जब कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सनल नेचर का है तो वो तो एंड हो जाता है ऑन द डेथ ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज प्रोमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जब अग्रीमेंट बनता है ना दोनों पार्टीज के बीच में, तो कभी कभी वो अग्रीमेंट में ही लिख देते हैं कि ऑन माई डेथ माई लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट परफॉर्म। मतलब अगर मैं मर जाता हूं, सो यू डू नॉट होल्ड माई लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल, ऑन योर डेथ आई विल नॉट होल्ड योर रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो डेथ हो जाती है तो हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स तक नहीं जाएंगे, तो क्या लिखा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज प्रोमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म अनलेस, अनलेस के बाद इंपॉर्टेंट है, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्ररी, अगर कोई और इंटेंशन नजर आता है appears from the contract, जहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया that we will not drag this contract to our respective legal representatives in case of either of the death of the parties, ठीक है। तो यूजुअली तो वो बाइंड होते हैं, ठीक है, यूजुअली दे आर बाइंडेड, बट इफ सम अदर इंटेंशन अपीयर्स तो वो भी वहां तक कॉन्ट्रैक्ट जाएगा ही नहीं, ठीक है। क्विकली रीड द एग्जांपल। A promises to pay B rupees 1 lakh on the delivery of certain goods. A may perform his promise either by himself or causing someone else to pay the money to B, है ना, या तो कोई उसने एजेंट को अपॉइंट कर लिया। But if A dies before the time appointed for payment, his representatives must pay the money or employ some other person, मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी कोई एजेंट को एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या लिखा है, हिज रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट पे और एम्प्लॉय सम अदर पर्सन टू पे द मनी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव्स एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं या सिर्फ प्रोमिसरी एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो इवन हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैव द पावर्स टू एम्प्लॉय सम एजेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वापस से एग्जाम्पल जो 2 है वो वापस से रिपीट किया गया है कि अगर कोई पेंटिंग वाला एग्जाम्पल है तो उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, लास्ट लाइन ही पढ़ लो, इफ ए डाइज बिफोर पेंटिंग द पिक्चर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एज रिप्रेजेंटेटिव्स और बाय बी, ठीक है। तो जहां पर पर्सनल स्किल आ जाता है वहां पर सिर्फ प्रोमिसर ही करेगा कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल, उसका कोई एजेंट भी नहीं कर सकता है, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, कम टू पॉइंट नंबर 4, 4 and 5 आर इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, थर्ड पर्सन। ओके, when a promisee accepts performance of the promise from a third person, he cannot afterwards enforce it against the promiser, ठीक है। जस्ट एक सेंटेंस आप ये देखो एंड कम टू द एग्जाम्पल। A received certain goods from B, ये मैं लिख लेती हूँ, A received certain goods from B, ठीक है। तो मतलब B ने इसको बेचे और A इसको पे कितना करेगा, A will pay him rupees 1 lakh, how much, he will pay him rupees 1 lakh, ठीक है। later on A expressed his inability to make the payment, ठीक है। तो यहाँ पर A पे नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में फिर क्या हो जाता है ना, कोई एक तीसरा पर्सन है, देयर इज सम स्ट्रेंजर, क्या लिखा है, C who is known to A pays rupees 60,000 to B, तो यहाँ पर B को 60,000 किसने दिए, I will write here C, कोई एक स्ट्रेंजर है, ओके। सो ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पर सेंटेंस में क्या लिखा है,
ये ए का सपोज कोई रिलेटिव है, क्योंकि क्या लिखा है, who knows who is known to A, है ना, मतलब A और C they are known to each other। तो अब क्या होता है, C pays B how much 60,000, ठीक है। अब देखो देखा जाए B को तो सिर्फ पैसे से मतलब है, फिर वो A दे या C दे, करेक्ट। B को कितना चाहिए, B को टोटल में 1 लाख चाहिए, पर A नहीं दे पा रहा है, तो A के बदले किसने दिया, A के बदले C ने दिया B को, कितना दिया C को, B को, C paid B how much rupees 60,000, ठीक है। अब लास्ट लाइन पढ़ो, B is intending to sue A for the amount of rupees 1 lakh। अब आप मुझे सोच के बताओ, B को टोटल पैसे कितने आने थे, 1 लाख आना था, किससे आना था, A से आना था, पर A उसको पे नहीं कर पा रहा है, तो A के बदले पे किसने किया, B को, C ने B को पे किया how much 60,000, ठीक है। तो अभी भी आई विल से पार्शियल पेमेंट इज पेंडिंग, और भी आना बाकी है। तो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, दैट B wants to sue A, ये तो चलो करेक्ट है, B तो sue कर सकता है A को, बट फॉर हाउ मच अमाउंट, फॉर 1 लाख, डू यू थिंक दिस इज करेक्ट टू sue him? तो यहाँ पर B wants to sue A, ठीक है, ये करेक्ट है, इसमें हमको ये नहीं, हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वो उसको स्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पर क्वेश्चन ये है कि वो उसको कितने अमाउंट के लिए स्यू करेगा। विल ही स्यू हिम फॉर 1 लाख, विल ही स्यू हिम फॉर 60,000, विल ही स्यू हिम फॉर 40,000? आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू फील? स्यू तो कर सकता है, बिकॉज अभी भी पार्शियल पेमेंट आना बाकी है, बट ही विल स्यू हिम फॉर हाउ मच अमाउंट, पूरे 1 लाख के लिए करना चाहिए क्या? ऑब्वियसली नॉट, आप पूरे 1 लाख के लिए कैसे कर सकते हो, 1 लाख में से 60,000 तो आपको मिल चुका है, तो यू विल स्यू हिम फॉर हाउ मच, करेक्ट, यू विल स्यू हिम ओनली फॉर 40,000 रुपीज ना। तो क्या लिखा है देखो नेक्स्ट पैरा में, अगर आप पढ़ते हो, देखो मैं अभी आई एम नॉट रीडिंग द एंटायर पैराग्राफ, मैं आई जस्ट गिव यू द कंक्लूजन। B can sue for the balance amount that is 40,000, वहां पर एक जीरो ऐड कर लो, and not for the whole amount, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने इसमें से सीखा क्या, कि अगर कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, who wants to sue, तो he can only sue for the balance amount and not for the entire amount, जो बैलेंस है आप सिर्फ उसके लिए स्यू कर सकते हो। तो जो सेकेंड पैरा का जो लास्ट लाइन है, सिर्फ वो आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट, जॉइंट प्रोमिसेस, सेक्शन 42, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लेट्स क्विकली मूव टू द एग्जांपल। A, B, C jointly promise to pay rupees 6 lakh to D। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि यहाँ पर जॉइंट प्रोमिसेस है, किसी एक को पे नहीं करना है, तीनों को पे करना है। A, B, C को मिलके कितना पे करना है, 6 lakhs to whom, to D, ठीक है। ओके क्या लिखा है आगे, हियर A, B, C must jointly perform the promise, मतलब अब इन तीनों को jointly perform करना है, one person is not liable to pay, all three are liable to pay, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, if A dies, अब A अगर मर जाता है तो उसके बदले कौन परफॉर्म करेगा, A का रिप्रेजेंटेटिव, देखो वही लिखा है, if A dies before performance then his legal representatives must jointly with B and C perform the promise, मतलब क्या, अगर A मर जाता है तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस B प्लस C परफॉर्म करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन पे ये लिखा है, आई राइट इट अगेन, कि जहां पर A है, B है, C है, अगर ये तीनों मर जाते हैं तो अब कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, इनके रिस्पेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल परफॉर्म जॉइंटली एंड पे D रुपीज 6 लाख रुपीज। इज दिस क्लियर? पढ़ लो लास्ट लाइन क्या लिखा है, एंड इफ ऑल द थ्री A, B, C die before performance, then the legal representatives of all must jointly perform the promise. Is this clear to everybody? Easy था ना आज का, सिर्फ आपको ये देखो, ये आ सकता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, that who are the parties who perform the promise। तो एक तो वो खुद करेगा, या तो उसका कोई एजेंट होगा उससे करवाएगा,
या डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ऑफ पर्सनल नेचर, या तो कोई स्ट्रेंजर होगा, या तो एक से ज्यादा प्रोमिसेस होंगे, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, जॉइंट प्रोमिसेस। ठीक है। एंड इसके अलावा आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, व्हाट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, करेक्ट। अब ये वाला जो है ना टॉपिक, लाइबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसेस, इसके यहाँ पर लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ पर हमको थोड़ा सॉल्विंग पार्ट है। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस एंड प्रोमिसी, सेक्शन 42, ये भी हाईलाइट कर लो सेक्शन 42 को। ठीक है, बाकी तो इजी है। चलो आई स्टॉप फॉर द डे बिकॉज आई जस्ट वांटेड कि आज हमारा एटलीस्ट यूनिट 4 स्टार्ट हो जाए, आज इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग स्टार्ट कर लें। ठीक है।